ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ईरान जैसा एक देश इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक टिका कैसे हुआ है? उसके सामने जो लड़ रहे हैं वो है अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल के पास सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल वॉर टेक्निक और वॉर मशीनरी मानी जाती है। उनकी टेक्नोलॉजी सबसे हाई फाई ऐसा माना जाता है। तो फिर अमेरिका अभी तक ईरान को घुटनों पे क्यों नहीं ला सका, अपनी शर्तें क्यों नहीं मनवा सका, वहां पर व्यवस्था को बदल क्यों नहीं सका? तो इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण है ईरान की भौगोलिक स्थिति। तो ईरान का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो पहाड़ियां, दर्रे और खाड़ियों से बना हुआ है। अर्थात वहां पर समतल जमीन बहुत कम है। वहां बस पहाड़ियां हैं, दर्रे हैं, बड़ी बड़ी खाई हैं और खाड़ी है, समुद्र की खाड़ी है, उसके पास वो बसा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ईरान है वहां पर जब तक अमेरिका और इजराइल अपने सैनिक नहीं उतारेंगे तब तक उसको रोकना नामुमकिन है। उसकी ज्योग्राफी उसके बहुत पक्ष में है। यह सबसे पहला कारण है। वहां पर जो उनके शहर बसे हुए हैं और जिस तरह से वहां पर एक भूभाग है वो इस तरह का है कि वहां पर हवाई हमले करना और बाहर से उस देश को रोक पाना बहुत कठिन है। उसके लिए उस देश के अंदर जाना जरूरी है, वहां की जमीन पे अपने सैनिक उतारना जरूरी है। और अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि युद्ध के अंदर कहा जाता है कि पहाड़ियां बटालियन खा जाती है। अर्थात आप कितने भी सैनिक उतारो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए ईरान के अंदर अगर अमेरिका कुछ करना चाहता है तो इजराइल और अमेरिका को लाखों सैनिकों के मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उनको इस माइंडसेट से जाना पड़ेगा कि हमारे लाखों सैनिक मारे जाएंगे, तभी वो वहां पर उन सुरंगों में, उन ठिकानों पे पहुंच सकते हैं जहां मिसाइलें बन रही हैं और जहां से लॉन्च हो रही हैं। हवाई हमले करके वो इसको नहीं रोक सकते। यह कारण है कि ईरान टिका हुआ। यह पहला कारण है। दूसरा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, चीन और रूस सैटेलाइट की मदद से निरंतर ईरान को वो जानकारी दे रहे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल के युद्धपोत, वायुयान, लड़ाकू जहाज और मिसाइलें, और उन मिसाइलों को लॉन्च करने के लॉन्च पैड और उनकी स्थिति, इन सब के बारे में ईरान को जानकारी मिल रही है। सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट वीडियो, एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन, ये सब चीन और रूस उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये भी कारण है कि ईरान रूस और अमेरिका से लड़ पा रहा है। ये दूसरा कारण है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, ईरान ने इस युद्ध की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। अमेरिका पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। उसको परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए तरह तरह के उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। ईरान को पता था कि जो सीरिया का हुआ, जो गद्दाफी का हुआ, जो लीबिया के हुआ, ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो सकता है। जो सद्दाम के साथ हुआ, झूठे आरोप लगा के उसको फांसी चढ़ा दिया गया उसी के देश में, वही घटना ईरान के साथ भी हो सकती है। लेकिन ईरान ने लीबिया का युद्ध भी देखा, गद्दाफी की स्थिति भी देखी, इराक का युद्ध भी देखा, सद्दाम की स्थिति भी देखी, असद को देखा, सीरिया की हालत देखी, पूरी तरह से असद के देश का पूरी तरह से बर्बाद होना, यानी कि सीरिया का पूरी तरह से बर्बाद होना देखा। तो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के पूरे क्षेत्र के अंदर ये जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे जिनका मैंने नाम लिया, लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इनका पतन और इनके ऊपर अमेरिका के कठपुतली सरकारों का नियंत्रण, उस पूरी रणनीति को, स्ट्रेटेजी को ईरान ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद एक रणनीति बनाई, एक सैन्य व्यवस्था बनाई, एक राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई। अपनी व्यवस्था में उसने ऐसे बहुत से परिवर्तन किए कि वो इस युद्ध के लिए तैयार था। उसने इतने सारे मिसाइल, ड्रोन बना के और संग्रह कर लिए, एकत्रित कर लिए पहाड़ियों में, गहरी सुरंगों में, जमीन की गहराइयों में, कि वो साल भर तक या उससे भी ज्यादा तक निरंतर लड़ सकता है। ये ड्रोन और मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां भी उन पहाड़ी दर्रों की गहराइयों में, सुरंगों में बनी हुई हैं। इनके लॉन्च स्टेशन भी उन्हीं में बने हुए हैं और इन्हीं गहरे दर्रों और पहाड़ियों के अंदर, जमीन की सुरंगों में, जमीन के तहखानों में बहुत सारे संग्रह की हुई मिसाइल और ड्रोन रखे हुए हैं। तो वो बना भी बहुत ज्यादा रहा है और उनको रखने की जगह भी बिल्कुल सुरक्षित है। इनके ऊपर हवा से हमला करके, आसमान से या मिसाइल से हमला करके रोकना असंभव है। जमीन पे जब सेनाएं उतरेंगी
उन सुरंगों में, उन तहखानों में उतरेंगी, जमीन के अंदर जाएंगी, ट्रूप्स वहां लड़ेंगी, तब ही इसको बताया जाता है। और उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे ईरान की भी सेना होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे ये सब सामान खुले में रखा हुआ है। और अमेरिका और इजराइल को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने लाखों सैनिकों की जान देनी होगी। हाँ, फिर एक अलग बात है कि अमेरिका अपनी कोई रणनीति बदलता है, ऐसा कोई क्लस्टर बम या ऐसा कोई मिसाइल या ऐसा कोई बॉम्बर डेवलप करता है जिससे कि जमीन की गहराई पे भी इंपैक्ट हो सके, और ये पूरी की पूरी जो मिसाइलें और ड्रोन जहां संग्रह किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उन गहरे तहखानों को, उन गहरी सुरंगों में बसी फैक्ट्रियों को नष्ट किया जा सके, तो हो सकता है कि सैनिकों की जान गंवाए बिना अमेरिका इसको रोक पाए। निकट भविष्य में ऐसा लग नहीं रहा है। इतनी जानें देने के लिए अमेरिका तैयार है नहीं। और ईरान ने ये जो ड्रोन और मिसाइल एकत्रित करी हैं, ये बहुत सस्ते में बनाई हैं। इनको बनाने के लिए वो चीनी और रशियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। चीन की टेक्नोलॉजी की एक खासियत है कि वहां पे निर्माण बहुत सस्ता हो जाता है, तो उसकी मिसाइलें और उसके ड्रोन अमेरिका जितने और इजराइल जितने महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। और उसके ड्रोन का उद्देश्य केवल हमला करना है। डिफेंस के लिए अगर आप ड्रोन बनाते हैं, डिफेंस के लिए अगर आप मिसाइल सिस्टम तैनात करते हैं जो एयर डिफेंस में काम आता है, उसमें आपको गहरी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें आपको बहुत साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आती हुई मिसाइल को सरफेस या एयर से बीच में काउंटर कर रहे हैं। उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपकी कंप्यूटर चिप, माइक्रो चिप जो लगी है, वो बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक मिसाइल बनाना जो बहुत तेज गति से जा रही है और बस बहुत सारी मिसाइलें आ रही हैं कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम उनको नहीं रोक पा रहा है, ऊपर से मिसाइलें बरसती जा रही हैं और एक आधी मिसाइल पहुंच गई और उसने हमला कर दिया। ये करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सस्ती मिसाइल और सस्ते ड्रोन का बहुत बड़ा अंबार चाहिए। आप एक साथ 200, 500, 1000 ड्रोन एक साथ छोड़ रहे हो, एक जाके घुस गया बिल्डिंग में और हो गया आपका काम। टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर, क्वांटिटी ज्यादा है, बहुत सस्ते में बन रहे हैं। और उसके एक कचरा ड्रोन, एक कचरा मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल की लाखों करोड़ रुपए की मिसाइल और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। रीजन नंबर 3, अमेरिका और इजराइल का ऑब्जेक्टिव खमनेई की हत्या करना था। उनके जो कमांडर थे उनकी हत्या करना था, सैन्य अधिकारियों की हत्या करना था, और वो लक्ष्य अमेरिका और इजराइल ने पहले दिन पहले मिनट ही हासिल कर लिया है। उनके पास इसके बाद का कोई प्लान था ही नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम खमनेई का गुप्त ठिकाना, जिस जगह वो काम कर रहा है, वो पता लगाएंगे, हमारी मिसाइल उस पर अटैक करेगी, खमनेई मारा जाएगा, उसके जनरल और उसके कमांडेंट मारे जाएंगे, और बस उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। उनका ऑब्जेक्टिव खमनेई की हत्या था, जो उन्होंने कर दी। उनको ये बिल्कुल अंदाज नहीं था कि उसके बाद भी ये युद्ध चलेगा, और उनको इसकी कोई तैयारी नहीं थी। ये युद्ध इसलिए इतना लंबा चल रहा है, अमेरिका और इजराइल इसलिए इतनी बुरी तरह से मार खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था खमनेई की हत्या के बाद ईरान कुछ नहीं करेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा और हम बहुत दूर से मिसाइल मार देंगे, उसकी मिसाइलें आएंगी, हमारे डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक लेंगे, आयरन डोम, थार, गोलाइथ, ये सब उसको रोक लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये यूएस और इजराइल के डिफेंस सिस्टम है। लेकिन उनको कतई अंदाजा नहीं था, उनकी योजना में ये चीज थी ही नहीं कि ईरान पूरी ताकत से कंटिन्यू लड़ता जाएगा और अपने सालों से इकट्ठे किए गए ड्रोन और मिसाइल के सारे भंडार खाली कर देगा। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये उनकी योजना में था ही नहीं। यही कारण है कि ईरान अभी तक टिका हुआ है और इजराइल और अमेरिका तैयार ही नहीं थे इस चीज के लिए। अगर उनको इसका 1% भी तैयारी की होती तो ईरान इतना लंबे दिन तक नहीं देख पाता ये युद्ध, बहुत जल्दी इसके फैसले हुए होते। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध चलेगा। उनका ऑब्जेक्टिव पहले मिनट में ही पूरा हो गया था, खमनेई और कमांडर्स और सेनापति की हत्या का, उनका जनरल की हत्या का, खमनेई की हत्या का ऑब्जेक्टिव पहले सेकंड में ही पूरा हो चुका था। उसके बाद उनके पास कुछ काम ही नहीं था, कोई योजना ही नहीं थी, उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि क्या करना है। दैट्स वाई
ये युद्ध अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, इसराइल और अमेरिका। चौथा कारण है कि ईरान इसराइल और अमेरिका से एक साथ अभी तक लड़ पा रहा है, उसका बॉडी बैग्स। बॉडी बैग्स का मतलब होता है वो सिपाही जो मारे गए, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जब उनकी लाशें इसराइल और अमेरिका में आती है तो वहां की सोसाइटी चीख पुकार के रोने वाली, भूपू बजाने वाली, झंडे के आगे सलामी देके शव यात्रा में नारे लगाने वाली कौम है। उनके वहां पर लाशें आना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग रोते हैं। ईरान उसका बिल्कुल विपरीत है। वहां एक मरता है तो 10 जने कहते हैं कि अब मेरी बारी, पहले मैं जाऊंगा। बहुत फर्क है। उनके वहां पे बूढ़े और बच्चे भी लड़ने, मरने और मारने को तैयार हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका के राजनेता और अधिक से अधिक वहां के सैनिक और जनरल ये आदेश मान के और लड़ने के लिए जाते हैं। आम जनता वहां पर हॉलीवुड अपनी लाइफस्टाइल, अपने पैसे, अपनी सुख सुविधा में आराम से बैठी हुई है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पेट्रोल सस्ता चाहिए, उनको युद्ध नहीं चाहिए, उनको शांति चाहिए। वो मानवता की बातें करने वाले लोग हैं। अमेरिका की आज की पीढ़ी वो पीढ़ी नहीं है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान का कीमा बना दिया था। अमेरिका और यूरोप की आज की पीढ़ी वो पीढ़ी नहीं है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हिटलर का बैंड बजा दिया था। लोग वही हैं, उनके चमड़ी के रंग, आंखों के रंग, बालों के रंग वही हैं, और उनकी मानसिकता एक सिविलियन की मानसिकता है जो चाहता है कि मेरा एक घर हो, बीवी बच्चे हो, मैं सुबह काम पे जाऊं, वापस आऊं, आराम से जीऊं, बुढ़ापा तक खुशियों से जीऊं और आराम से अपने घर में, मेरे बुढ़ापे में मेरी मौत हो, मेरे घर में, मेरे खाट पे। ये वो कौम है यूरोप और अमेरिका के अंदर भी। ईरान के अंदर वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी मौत तो युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारते हुए होनी चाहिए। ईरान के अंदर वो लोग डर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है कि शत्रुओं से जूझते हुए, कई शत्रुओं को मारते हुए, खून से लथपथ रणभूमि में हमको हमारे जान देनी है। बिस्तर पे पड़े पड़े बुढ़ापे में नहीं मरेंगे हम, या किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से नहीं मरेंगे हम। ये नपुंसक, कायर और कुत्तों और बकरों की जैसी मौत नहीं होगी हमारी। हम शत्रु गर्दन काटते हुए राष्ट्र के लिए बलिदान देंगे। ये वो सोच है जो जन्नत और जिहाद से जाके जुड़ती है, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जाके जुड़ती है। जब वो लड़ते हैं तब वो केवल ईरान के लिए नहीं लड़ते हैं, वो पूरे इस्लाम के लिए लड़ते हैं। वो जब मरते हैं तो उनके हृदय में वो गर्व होता है कि इतने अरब जो मुसलमान है दुनिया में, उनके लिए हम जान दे रहे हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। उनमें वो गर्व का भाव होता है। अमेरिका और इजराइल में बिल्कुल उल्टा है। डेड बॉडी आती है, लोग सोचते हैं बेचारा गरीब था इसलिए सेना में भर्ती हुआ, अब मारा गया, अब क्या करो। पब, पार्टी, बार वाली कौम है वो। भारत में भी सब लोग लगभग ऐसे ही हो चुके हैं। यहां तो वैसे ही गांधी जी की वायरस फैली हुई है। इंडिया में तो युद्ध को उत्सव मानने वाले तो पैदा होने बंद हो गए भारत में, बहुत लंबे समय से बंद हो गए। तो यूएस के अंदर एक बॉडी बैग आता है, एक शहीद वीर गति प्राप्त सैनिक का शव आता है। मीडिया, सोशल मीडिया और लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। वो वही युद्ध लड़ सकते हैं जिसमें ऊपर से बमबारी हो जाए, बम डाल दें और भाग जाएं। जमीन पे उतर के लाशें गिरना और उन लाशों को गिनना, यह अमेरिका के बस का नहीं रहा है। भारत की भी वही स्थिति है। जब हम 71 के अंदर बांग्लादेश में घुसे थे और हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए थे, वो भारत अलग है और आज का भारत अलग है। सब बातें करते हैं युद्ध की, लेकिन वास्तव में जब युद्ध हो जाए तो लाशें गिनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनों की लाशें गिननी पड़ती हैं और उनको देख के अंदर नया खून का उबाल आना चाहिए, तब युद्ध लड़े जाते हैं। और वो क्वालिटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इस पूरी बेल्ट में है। वो क्वालिटी इधर बांग्लादेश की तरफ सब में है। युद्ध उनके लिए त्योहार है, मृत्यु उनके लिए उत्सव है, और शत्रु की गर्दनें काटना उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका परम लक्ष्य है। और उस काम को करते हुए मारा जाना उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा हासिल है वो उनके लिए। तो ईरान में उतरे बिना इस युद्ध का कुछ होने वाला नहीं है। इजराइल और अमेरिका इतनी लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है, और ईरान वाले कितनी भी लाशें उठ जाएं रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए ईरान अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है।